तो स्वागत है आज की इस एकदम धमाकेदार और ऊर्जा से भरी क्लास में। आज हम बिल्कुल राइवलरी कोचिंग वाले हाई एनर्जी मोड में हैं, क्योंकि आज की हमारी गहराई से चर्चा का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें और बांध। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाए तो ये मुझे बिल्कुल इंसान के शरीर की नसों की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जैसे शरीर में खून का संचार होता है वैसे ही नक्शे पर ये नदियां दौड़ती हैं। मैंने इसे याद रखने का एक तरीका निकाला है। मान लीजिए कि हिमालय हमारा सिर है, जहां से कुछ नदियां बर्फ पिघलने से पैदा होकर नीचे की तरफ आ रही हैं। मैदानी इलाका हमारा पेट है, जहां से कुछ नदियां सीधे जमीन के अंदर से फूट कर निकल रही हैं। और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हमारे पैर हैं। अरे वाह! और वहां से नदियां ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। ये बहुत ही सटीक और विजुअल एनालॉजी है ना? इससे एकदम क्लियर हो जाता है दिमाग में। बिल्कुल। अगर नदियों के इस उद्गम त्रिकोण को समझ लिया जाए तो वर्गीकरण बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास साफ साफ 3 हिस्से हैं। हाँ, पहला वो हिमालय वाला हिस्सा। सही कहा। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां। इनमें साल भर पानी रहता है, जैसे गंगा, यमुना, काली जिसे शारदा भी कहते हैं। इसके अलावा रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। और दूसरा हिस्सा है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। जी, ये नदियां ग्राउंड वाटर या झीलों से बनती हैं। इनमें गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन शामिल हैं। और तीसरा हिस्सा हो गया वो पैरों वाला, यानी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। एकदम सही। तो अब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। तो शुरुआत सबसे बड़ी और मुख्य धमनी से करते हैं, गंगा माता का महासफर। गंगा का सफर किसी एपिक कहानी से कम नहीं है, सच में। बिल्कुल। इसका जन्म होता है उत्तराखंड के गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद से। लेकिन वहां उद्गम के समय इनका नाम गंगा नहीं होता है ना, वहां ये भागीरथी कहलाती हैं। हाँ, भागीरथी। यह धारा उबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई देवप्रयाग पहुंचती है, जहां इसका अलकनंदा नदी से संगम होता है। भूगोल का नियम है कि जब 2 नदियां मिलती हैं, तो जो नदी ज्यादा गहरी होती है, संगम के बाद धारा उसी के नाम से आगे बढ़ती है। बिल्कुल। लेकिन देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, तो दोनों का जलस्तर और गहराई लगभग एक समान होती है। विवाद से बचने और एक नई पहचान देने के लिए उस संयुक्त धारा को एक नया नाम दिया जाता है। बस उसी संगम के बाद से ये विशाल जलराशि गंगा कहलाती है। क्या बात है। वैसे अलकनंदा का भी अपना एक बड़ा सफर है। धौली गंगा उससे विष्णुप्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। ये पूरी टीम मिलकर देवप्रयाग में भागीरथी से जुड़ती है। यानी पूरी एक सेना बनकर गंगाजी मैदानों की तरफ बढ़ती हैं। हरिद्वार से ये मैदानों में उतरती हैं। हाँ। लेकिन हमारी क्लास का फोकस यूपी पर है। तो यूपी में एंट्री कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की एंट्री बड़ी ही धमाकेदार होती है, बिजनौर जनपद से। बिजनौर से प्रवेश करके ये नदी सीधे बलिया जिले से होते हुए राज्य के बाहर निकलती है। और अगर लंबाई की बात करें, गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 1450 किलोमीटर का सफर वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में तय करती है। और इस विशाल सफर में ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इस रास्ते में जो शहर बसे हैं वो ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से बहुत अहम हैं, जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर और प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। कन्नौज के पास गंगा से एक प्रमुख नदी रामगंगा आकर मिलती है। बिल्कुल। चलिए अब गंगा, जो कि हमारा मेन हाईवे है, उससे हटकर यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, यानी यमुना नदी। जी, यमुना। इसका उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का सफर तय करते हुए ये यूपी के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। एकदम सही। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। स्रोत में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वृहद चाप यानी ग्रेट आर्क। हाँ, मैंने भी देखा। जब मैं मैप देखता हूँ तो यमुना सच में यूपी में एक बड़े से धनुष जैसा आकार बनाती हुई दिखती है। ये सीधी क्यों नहीं बहती?
देखिए, पानी हमेशा सबसे आसान और ढलान वाला रास्ता खोजता है। जब यमुना सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है तो उसे पश्चिमी यूपी की भौगोलिक ढलान और अरावली पर्वतमाला की कुछ बाहरी कठोर संरचनाओं का सामना करना पड़ता है। ये चट्टानें पानी को सीधे बहने से रोकती हैं, जिसकी वजह से नदी एक बहुत बड़ा कर्व या चाप बना लेती है। इस चाप पर बसे हैं शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। वृंदावन और आगरा भी। हाँ, आगरा, इटावा, औरैया, कालपी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और अंत में प्रयागराज, जहां यमुना गंगा में समा जाती है। रास्ते में यमुना को कई बड़ी सहायक नदियां भी ज्वाइन करती हैं। इटावा के पास चंबल, हमीरपुर के पास बेतवा और बांदा में भोजा के निकट केन नदी यमुना से मिलती है। इन सहायक नदियों में चंबल की कहानी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। बिल्कुल। चंबल मध्य प्रदेश के महू में जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ये जो खूंखार बीहड़ हैं, जिन्हें बैडलैंड्स कहा जाता है, ये आखिर बने कैसे? इसके पीछे अवनालिका अपर्दन यानी गुली इरोजन का विज्ञान काम करता है। देखिए, चंबल घाटी की मिट्टी बहुत भुरभुरी और मुलायम है। वहाँ ऐसे घने जंगल या गहरे पेड़ों की जड़ें नहीं हैं जो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रख सके। तो जब मॉनसून में अचानक तेज बारिश होती है तो चंबल में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आती है। ये तेज पानी मिट्टी की सतह को बराबर से धोने के बजाय उसमें गहरी गहरी खाइयां बना देता है। बिल्कुल, नालियां काट देता है। सदियों से जब ये तेज पानी इसी तरह मिट्टी को चीरता रहा तो उस पूरे इलाके ने 10 से 20 फीट गहरी खाइयों वाले डरावनी बीहड़ों का रूप ले लिया। पानी की ताकत ने पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। ये सच में हैरान करने वाला है। चंबल सिर्फ बीहड़ ही नहीं बनाती, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक सीमा भी तय करती है। इसकी अपनी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसे काली सिंध, पार्वती और बनास। और इस तेज बहाव वाली नदी को कंट्रोल करने के लिए इस पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बांध भी बनाए गए हैं: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। एकदम सही। तो चंबल से आगे बढ़ते हुए अब हम वापस हिमालयी और मैदानी नदियों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रामगंगा। हाँ, रामगंगा जो दूधातोली श्रेणी यानी पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और 696 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसका सफर बहुत ही सिनेमैटिक है यार। सिनेमैटिक कैसे? क्योंकि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीच से होकर गुजरती है। ये कालागढ़ मतलब बिजनौर से मैदानों में उतरती है और कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती है। अरे वाह! इसके बाद शारदा नदी का जिक्र आता है, जिसे इसके उद्गम स्थल पर काली या गौरी गंगा कहा जाता है। ये कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। ये नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए ब्रह्मदेव के पास मैदानों में प्रवेश करती है। शारदा नदी के बारे में स्रोत में एक बात लिखी है कि ये नदी सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहती है। हाँ बिल्कुल, नागिन डांस करते हुए। मतलब नदियां पहाड़ों पर तो सीधी और तेज बहती हैं, लेकिन मैदानों में आते ही ये सांप की तरह बल खाती क्यों है? इसे भूगोल में नदी विसर्प या रिवर मियांडरिंग कहते हैं। देखिए, जब नदी पहाड़ से मैदान में उतरती है तो ढलान एकदम कम हो जाती है और पानी की गति धीमी पड़ जाती है। अच्छा। नदी अपने साथ पहाड़ों से जो भारी मात्रा में मिट्टी और गाद लाती है, वो धीमी गति के कारण किनारों पर जमा होने लगती है। जब गाद का ढेर पानी का रास्ता रोकता है तो पानी बगल से रास्ता बना लेता है। तो बार बार ऐसा होने से नदी का रास्ता सीधा न रहकर टेढ़ा मेढ़ा या सांप के आकार का हो जाता है। बिल्कुल। और यही शारदा नदी आगे जाकर बहराम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा, जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्गम तिब्बत के मापचा चुंगोई हिमनद से होता है। 1080 किलोमीटर लंबी इस नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे करनाली, शिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक। ये नदी बिहार के छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। और इसी घाघरा की एक प्रमुख सहायक है राप्ती नदी, जो नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है। इसी के साथ राइवलरी कोचिंग 640 किलोमीटर लंबी राप्ती की मुख्य सहायक नदी। आज हमने यूपी का पूरा ड्रेनेज सिस्टम, राप्ती नदी देवरिया जिले के बाहज नामक स्थान पर घाघरा से बिना रटे कॉन्सेप्ट और विज्ञान के साथ दिमाग में बैठा लिया है। अब आते हैं एक ऐसी नदी पर जो मैदानी इलाके का सबसे बड़ा चमत्कार है। खत्म करने से पहले
भूगोल से नदी। जुड़ी हाँ। एक ऐसी बात इसका जो उद्गम हमें किसी सोचने पहाड़, पर मजबूर कर देगी। ग्लेशियर या पठार आज से नहीं हमने होता। इन नदियों के रास्ते ये देखे हैं। पीलीभीत जिले क्लास के एक खत्म होने मैदानी के बाद इलाके में एक बार स्थित मैप उल्हर खोलकर झील, जरूर जिसे देखिएगा। गोमलताल भी कहते हैं, इतिहास के वहां से सबसे जन्म बड़े लेती है। साम्राज्य, सबसे ग्राउंड वाटर समृद्ध के शहर, रिसाव चाहे और वो झील के कन्नौज हो, पानी से प्रयागराज एक हो पूरी की या पूरी वाराणसी, 940 इन्हीं किलोमीटर नदियों के लंबी किनारे नदी ही बन क्यों जाती बसे? है। पीलीभीत, शाहजहांपुर, क्योंकि जब दुनिया में लखीमपुर पक्की खीरी, सड़कें और सीतापुर एक्सप्रेसवे होते नहीं हुए थे, ये उत्तर तब प्रदेश की यही राजधानी नदियां लखनऊ से गुजरती अर्थव्यवस्था है। और व्यापार फिर की सुल्तानपुर सुपर हाईवे और हुआ जौनपुर करती होते हुए थी। किसी भी गाजीपुर राज्य जिले का में भूगोल गंगा से सिर्फ मिल उसका जाती है। नक्शा नहीं गोमती होता, का मैदानी असल में उद्गम इसे भूगोल बहुत ही उसका खास इतिहास बनाता तय है। करता है। ये भूगोल हिमालयी ही नदियों इतिहास की तय तरह करता है। तेज नहीं होती, ये विचार बल्कि अपने आप बहुत में एक शांत पूरे नए और डीप धीमी डाइव गति का से टॉपिक बहती है। बिल्कुल। इसकी तो सहायक आज के नदियों लिए की इस सूची भी शानदार चर्चा को यहीं भौगोलिक विराम देते विविधता हैं। को दर्शाती पूरे है। उत्साह के और साथ मैप इनकी देखते सहायक रहिए, नदियों के नाम जो कंसेप्ट इतने समझे उन्हें दिलचस्प रिवाइज हैं कि करते रहिए सुनते ही याद और हो जाएं। बिना रटे क्लास ध्यान नई से सुनिएगा। चीजें सीखते रहिए। गचाई, Keep learning. सई, जोमकाई, बरना, सरयू, गिरी, कल्याणी, कथना और एक नाम है चूहा। अरे बाप रे, चूहा नदी। जी हाँ, चूहा नदी। मतलब पानी की धारा इतनी पतली और फुर्तीली रही होगी कि लोगों ने उसका नाम ही चूहा रख दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो उत्तर और मैदान का सफर पूरा हो गया। अब उन नदियों की बात करते हैं जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। बेतवा नदी से शुरुआत करते हैं। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव से निकलती है। 590 किलोमीटर लंबी इस नदी को संस्कृत साहित्य में वेत्रवती कहा गया है। ये यूपी के झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिलों से होकर बहती है और हमीरपुर के पास यमुना में समा जाती है। बिल्कुल। बेतवा नदी पर राजघाट और माता टीला जैसे अहम बांध हैं। राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर कहा जाता है। इसके बाद है केन नदी, जिसे कर्णावती भी कहते हैं। ये कैमूर पहाड़ियों से निकलकर 427 किलोमीटर का सफर तय करती है और बांदा में यमुना से मिल जाती है। फिर आती है सोन नदी, 780 किलोमीटर लंबी, जो यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से होकर गुजरती है। रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। टोंस नदी का मामला थोड़ा पेचीदा है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की कैमूर श्रेणी में तमसाकुंड से होता है। लंबाई 264 किलोमीटर है और बेलन इसकी सहायक नदी है। लेकिन मैंने सुना है टोंस नाम की एक और नदी है जो उत्तराखंड में बहती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। सुनने वालों को अक्सर इस बात में कंफ्यूजन होता है। देखिए, टोंस नाम की दो अलग अलग नदियां हैं। अच्छा। एक टोंस उत्तराखंड में बहती है जो यमुना की सहायक है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करती। हम जिस टोंस नदी की बात कर रहे हैं वो दक्षिण के पठार से आती है, जो अपने खूबसूरत जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स के लिए जानी जाती है और सिरसा मतलब प्रयागराज के पास सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी था। अब जीरो मिसिंग फैक्ट पॉलिसी के आखिरी बचे हुए नाम भी देख लेते हैं। हिंडन नदी, जो ऊपरी शिवालिक यानी सहारनपुर से निकलती है, गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर बहकर यमुना में मिल जाती है। और कर्मनाशा नदी, ये बिहार की कैमूर श्रेणी से निकलती है, यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है और चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। अंत में मगई नदी, जो गंगा की उपसहायक है, और कुकरेल नदी, जो गोमती की सहायक है। तो इस तरह हमने पूरे ड्रेनेज सिस्टम की थ्योरी कवर कर ली है। अब नदियों का पानी जहां जाकर रुकता है या रोका जाता है, यानी झीलें और बांध, उनकी चर्चा करनी है। अब चलेगा हमारा महारिविजन एक्सप्रेस, बिना किसी ब्रेक के, हाई एनर्जी के साथ। लेकिन सिर्फ नाम नहीं रटेंगे, जगह और उसके पीछे का कारण भी देखेंगे। बिल्कुल। शुरुआत झीलों से करते हैं। आगरा में है कीठम, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं। रामपुर में गौर झील, शाहजहांपुर में बड़ा ताल, जिसे गोखुर भी कहा जाता है। अब ये गोखुर क्या है? अभी हमने नदी विसर्प या मियांडरिंग की बात की थी ना, कि नदियां मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। कभी कभी नदी अपना टेढ़ा रास्ता छोड़कर अचानक सीधा रास्ता पकड़ लेती है। अच्छा, तो जो पुराना घुमावदार हिस्सा पीछे छूट जाता है? हाँ, उसमें पानी भरा रह जाता है। इसका आकार गाय के खुर या पैर जैसा होता है, इसलिए इसे गोखुर या ऑक्सबो लेक कहते हैं। शाहजहांपुर का बड़ा ताल इसी का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये होती है कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई। आगे बढ़ते हैं। झांसी में बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल, उन्नाव में कुंद्रा समुंदर, महोबा में मदन सागर और बेला सागर, जिसमें से बेला सागर एक कृत्रिम झील है। मिर्जापुर में टांडा दरी या दरार गर्त, ये दरारों में पानी भरने से बनती है। बहराइच में चित्तौरा झील,
अंबेडकर नगर में दरवन झील, बलिया में सुरहा ताल, लखनऊ में करेला झील, रायबरेली में समसपुर झील, मथुरा में राधा कुंड, सुल्तानपुर में राजा का बांध, वाराणसी में औंधी ताल, गोरखपुर में रामगढ़ ताल और अलीगढ़ में शेखा झील। यहाँ कानपुर को लेकर एक बहुत जरूरी टिप है क्लास। हाँ, वो टिप बहुत काम की है। कानपुर में बल्हापारा और मोती झील दोनों हैं। मोती झील कानपुर शहर के अंदर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल। झीलों के बाद अब बांधों की तरफ आते हैं। बांधों को अगर हम जिलेवार बांट लें तो समझना आसान होगा। सबसे पहले सोनभद्र और मिर्जापुर बेल्ट। सोनभद्र में पिपरी के पास रेहंद नदी पर विशाल गोविंद वल्लभ पंत सागर है। रॉबर्ट्सगंज यानी सोनभद्र में रेहंद नदी पर ओबरा बांध और कन्हर नदी पर कन्हर बांध है। और मिर्जापुर की बात करें तो जिरगो नदी पर जिरगो बांध, गरई नदी पर अहरौरा, बेलन नदी पर मेजा, अदवा नदी पर अदवा बांध और बखेर नदी पर सिरसी बांध स्थित है। अब चलते हैं बांधों के गढ़ यानी ललितपुर और झांसी बेल्ट में। झांसी में बेतवा नदी पर 3 बड़े बांध हैं, माता टीला, पारीछा और सुखमा डुकमा। और वहीं पथराई या सुखनई नदी पर पथराई बांध है। ललितपुर में तो जैसे बांधों की लाइन लगी है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध, जामिनी नदी पर जामिनी बांध, रोहिणी नदी पर रोहिणी बांध, शहजाद नदी पर शहजाद और गोविंद सागर बांध और सजनाम नदी पर सजनाम बांध। बाप रे, इतने सारे बांध। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध जो छूटने नहीं चाहिए। चंदौली में कर्मनाशा नदी पर मूसा खांड और चंद्रप्रभा नदी पर चंद्रप्रभा बांध। चित्रकूट में गढ़वा नदी पर गढ़वा बांध। हमीरपुर में बिरमा नदी पर मौदाहा बांध, महोबा में अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध और करदिया नदी पर सलारपुर बांध। क्या बात है, जीरो मिसिंग फैक्ट पूरा हुआ। लेकिन अगर हम इस पूरी लिस्ट का विश्लेषण करें तो दिमाग में ये सवाल आता है कि सबसे ज्यादा बांध बेतवा नदी पर या ललितपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों में ही क्यों बनाए गए? हाँ, मतलब मैदानों में इतने बांध क्यों नहीं है? इसका कारण भौगोलिक है। ललितपुर और मिर्जापुर पठारी इलाके हैं। पठारी ढलान और कठोर चट्टानों के बीच संकरी घाटियों में पानी को रोकना और बांध की मजबूत नींव बनाना मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है। ये है वो गहराई जो रटने से कभी नहीं आती। लेकिन जहाँ बारिश नहीं है वहाँ फसलें कैसे जिंदा हैं? मतलब उत्तर प्रदेश की नसों में दौड़ने वाले पानी, सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई बहुत जरूरी है क्योंकि मानसून की कोई गारंटी नहीं होती। राज्य में सबसे ज्यादा यानी 67.75% सिंचाई नलकूपों से होती है, ट्यूबवेल से। अरे बाप रे, 67.75%। लेकिन क्यों? इसका कारण है किसान का कंट्रोल। नहर का पानी कब आएगा ये किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन ट्यूबवेल से वो जब चाहे बटन दबाकर फसल को पानी दे सकता है। हाइब्रिड बीजों को सही समय पर पानी चाहिए होता है। लॉजिक तो एकदम सॉलिड है। नलकूप के बाद आते हैं नहरें एवं तालाब, जिनका 15 से 25% उपयोग है, खासकर पश्चिमी यूपी में। और फिर कुएं एवं झीलें हैं जिनका उपयोग 10.1% है, ज्यादातर पूर्वी यूपी और गंगा घाटी में। अब नहरों की बात उठी है तो प्रमुख नहरों को भी देख लेते हैं। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये पीलीभीत में नेपाल सीमा के पास शारदा नदी से निकाली गई है, जिसे काली नदी भी कहते हैं। और इसी से जुड़ी है शारदा सहायक परियोजना। ये बहुत विशाल है। लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अंबेडकर नगर और गाजीपुर। मतलब ये तो पूरे यूपी को पानी पिला रही है। हाँ, और फिर है रामगंगा नहर। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कालागढ़ से निकाली गई है। उत्तराखंड के साथ ये यूपी के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर की लगभग 17.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। और एक पुरानी अंतर्राज्यीय नहर भी है, आगरा नहर, 1874 में बनी थी। हाँ, दिल्ली में यमुना के दाहिने किनारे से निकाली गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा, आगरा और भरतपुर की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सींचती है। क्या बात है। और गंडक नहर, ये यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेपाल में 18 किलोमीटर अंदर बूढ़ी गंडक नदी पर बांध बनाया गया है। इससे कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया की 20,000 हेक्टेयर भूमि में पानी जाता है। और अपने सूखे बुंदेलखंड के लिए वहां बेतवा नहर है, जो झांसी के पारीछा नामक स्थान से बेतवा नदी से निकाली गई है।
और केन नहर, जो यूपी और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है, एमपी के पन्ना से केन नदी से निकाली गई है और इससे अपने बांदा जिले को फायदा मिलता है। एकदम सही। हम यानी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी सैर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेरठ में सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। मेरठ में। हाँ, और अगर थोड़ा मध्य यूपी की तरफ आएं तो कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। और वो अयोध्या वाला भी तो है। बिल्कुल। पूर्वी यूपी और अवध के लिए अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय काम कर रहा है। अच्छा, और वो इलाके जहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, मतलब बुंदेलखंड, वहाँ के लिए बांदा में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। और हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है। अरे वाह, मतलब पूरे राज्य को अच्छे से कवर किया गया है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कुछ संस्थान किसी एक ही चीज पर पूरा फोकस करते हैं। जैसे लखनऊ में राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला है। अब ये ऊतक संवर्धन मतलब टिश्यू कल्चर, ये खेतों में क्या कर रहा है? देखिए, टिश्यू कल्चर का सीधा सा मतलब है कि लैब के अंदर पौधों के सेल से बिल्कुल नए और बीमारी मुक्त पौधे तैयार करना। ओह, मतलब एकदम साइंटिफिक खेती। बिल्कुल। और लखनऊ में ही राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग। हाँ, क्योंकि फसल पैदा करना ही काफी नहीं है, उसे खराब होने से बचाना भी जरूरी है। सही बात है। और भाई, यूपी की बात हो और गन्ने आलू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। और आलू के लिए? आलू के लिए मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है। मेरठ बिल्कुल सही जगह है आलू की रिसर्च के लिए। अब देखिए, रिसर्च तो हो गई, लेकिन खेती हवा में तो होती नहीं है। इसके लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए, नीतियां चाहिए। बिल्कुल, एकदम क्रोनोलॉजिकल क्रम में समझते हैं। आजादी के ठीक बाद 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आया। इसका लॉजिक बहुत सीधा था। 1950 में जमींदारी हटी ताकि किसान को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिले। जब तक जमीन उसकी अपनी नहीं होगी, वो मेहनत क्यों करेगा? ये तो है। लेकिन फिर 1954 में चकबंदी योजना क्यों लानी पड़ी? क्योंकि किसानों के खेत बहुत छोटे थे और 4 अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। चकबंदी ने उन बिखरे खेतों को एक जगह करके एक बड़ा चक बना दिया। अच्छा, ताकि ट्रैक्टर और सिंचाई का इस्तेमाल आसानी से हो सके। बिल्कुल। अब खेत बन गए तो फसल बेचने की बारी आई। तो 1964 में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लाया गया ताकि किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच सकें। और फिर रिकॉर्ड रखने के लिए 1992 में किसान बही योजना आई। 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। ताकि बीज और खाद के लिए पैसा मिल सके। हाँ, और फिर अच्छे बीजों के लिए 2002 में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम बनाया गया। और 2010-2011 में किसान रथ योजना आई। हाँ, जिससे किसानों तक जानकारी आसानी से पहुंच सके। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों, एक रियल लाइफ एक्शन भी है। 1 मई 2017 को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। मतलब जो दबंग जमीन पर कब्जा करे, उसके लिए सीधा टास्क फोर्स, एकदम सिंघम स्टाइल। सही कहा। तो ये था पूरा कानूनी ढांचा। लेकिन इन सब से ऊपर एक बॉस है, मौसम। हाँ, मौसम। दोस्तों, तीनों फसलों को ना हम स्कूल के छात्रों की तरह समझते हैं। खरीफ वो बच्चा है जिसे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। कि रबी वो है जो सर्दियों में रजाई में दुबका रहता है, और जायद वो है जिसे गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ तरबूज चाहिए। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। जैसे अपना चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और तिल, मूंगफली, सोयाबीन। बिल्कुल, इन सबको भारी बारिश चाहिए होती है। और रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। हाँ, इसमें आते हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर और आलू। और फिर आती है जायद की फसल, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई तक काट ली जाती है। गर्मियों की छुट्टियां, तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ककड़ी और बाकी सब्जियां। हाँ, ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और गर्मी का फायदा उठाकर अपना काम जल्दी खत्म कर लेती हैं। तो मौसम समझ आ गया। अब यूपी के भूगोल पर आते हैं। बुंदेलखंड में पानी तो कम है, तो वहां के लोग क्या उगाते हैं? यही तो कैच है। बुंदेलखंड में कम पानी और हल्की शुष्क मिट्टी होती है, तो वहाँ चना सबसे ज्यादा होता है।
चने को सिर्फ 30-50 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 15-25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ओहो, तभी ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और जालौन, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में चना इतना होता है? हाँ, और इसके अलावा कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और बाराबंकी में भी होता है। इसके अलावा मक्का भी है, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। और बाजरा, वो भी तो कम पानी मांगता है ना? बिल्कुल 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले शुष्क जलवायु में, जैसे आगरा, मथुरा, बदायूं। और अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, कानपुर, यहाँ बाजरा खूब होता है। और जौ भी शुष्क और काम मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। अब अगर पानी वाले इलाके की बात करें, तराई क्षेत्र की, जहां 20 डिग्री से 27 डिग्री तापमान और 75 से 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां क्या होगा? वहां तो चावल यानी धान होगा। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, हाँ, और श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, सहारनपुर, मतलब पूरा नेपाल बॉर्डर। और इसके साथ बलिया, वाराणसी, लखनऊ, मऊ में भी धान होता है। और जहां पानी है वहां नकद फसल गन्ना भी तो होगा। एकदम सही। तराई क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, रामपुर, बलिया, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल और शामली। गन्ने की बेल्ट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है। और गेहूं के लिए तो गंगा घाघरा दोआब सबसे बड़ा उत्पादक है। 50-75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और बोते समय 10-15 डिग्री का तापमान। और आपको पता है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गोरखपुर। बिल्कुल। और सरसों? सरसों तो पूरे राज्य में होती है ना? हाँ, स्वतंत्र रूप से भी और गेहूं, मटर, जौ के साथ मिक्स करके भी। गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा और अलीगढ़। बिल्कुल। और मूंगफली कहाँ होती है? हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद, बदायूं में। क्या बात है। और कपास? कपास गंगा यमुना दोआब, रूहेलखंड और बुंदेलखंड में सिंचाई के सारे होती है। और जूट के लिए बहराइच, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर। और अलसी होती है सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच, हमीरपुर। और तंबाकू मेरठ, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, गोंडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में। मतलब हर फसल का अपना एक अलग एरिया फिक्स है। हाँ, लेकिन इन सब में एक बहुत ही संवेदनशील फसल है, अफीम। दोस्तों ध्यान देना, अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन बाराबंकी में होता है। गाजीपुर में भी इसकी खेती होती है। लेकिन एक बहुत खास बात है गाजीपुर की। हाँ, गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। और दोस्तों ये पूरी तरह से सरकारी काम है, अपना दिमाग मत दौड़ाने लगना कि चलो फैक्ट्री लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत सख्त नियम होते हैं इसके। तो दोस्तों, राइवलरी कोचिंग का आज का ये धमाकेदार विस्तृत सेशन यहीं पूरा होता है। अब कोई भी फैक्ट एग्जाम में आ जाए, मुझे पक्का यकीन है आप उसे लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल।